गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं सत्ता का संग्राम। आप जानते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रचार का शोर अब तक जो था वो पूरी तरीके से अब साइलेंट हो चुका है। अब यहां से बारी जो है वो जनता जनार्दन की है। आपने देखा होगा हर एक मसले पर हर एक चेहरे ने वो बात रखी जो जनता जनार्दन के दिल तक जाए। कम से कम वो इन चीजों को सोच रहे थे। उपचुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और वहां पर भी वही अग्रेशन नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। आम लोग एक तरीके से अपने फेवरेट पॉलिटिकल चेहरे से एंटरटेन भी हो रहे थे, उनकी बातें भी सुन रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम में भी थे। प्रॉब्लम कैसी? वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, सड़कें बंद है, बैरिकेटिंग्स हैं, और ऐसे में आज वो लोग भी राहत महसूस कर रहे होंगे। चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हर एक बड़े चेहरे ने कोशिश की है कि वो जनता की नब्ज को पकड़ पाए। ये इन्हीं चुनावों के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ झलकियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी लकीर खींची, जिसमें बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसी बातें उठी। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पूरी कमान संभाली हुई थी गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री की बैक टू बैक रैलीज, नितिन गडकरी की बैक टू बैक रैलीज, मल्लिकार्जुन खड़गे की बैक टू बैक रैलीज। एक तरफ जहां झारखंड में 2 चरण में, माफ कीजिएगा, 2 सीट नहीं 2 चरण है, 2 फेजेस में चुनाव संपन्न हुए। पहला फेज 13 तारीख को 65% से ऊपर ये आंकड़ा रहा। दूसरा फेज 20 तारीख को, रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, 288, और इन 288 सीटों के लिए आप देखिए जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार का दौर, जबरदस्त तरीके का अग्रेशन, और एक तरफ से ही नहीं हर एक तरफ से। महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की लंबी सूची। तो दूसरी तरफ शरद पवार साहब, सुप्रिया सुलेताई, नाना पटोले, ये बड़े चेहरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ग्राउंड पर उतरकर ये बता रहे थे कि हम यहां पर महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम यहां पर मराठियों की बात करेंगे, साथ साथ सतत विकास महाराष्ट्र के लिए। चुनावी शोर पूरी तरीके से थम गया है और अब लोगों के पास जनता जनार्दन जो कि राजा है, लोकतंत्र में राजा कौन? जनता। जनता के मन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी अब तक आ ही चुकी है। जनता जानती है, और इस बार बहुत इंटरेस्टिंग फाइट नजर आ रही है। हर चुनावों में फाइट तो होती है, लेकिन इस बार आप देखिए कई बार ऐसा भी नजर आया जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक पिच पर चौके छक्के तो लगा ही रही है, कई बार गूगली डाल रही है, ऐसे ऐसे मसलों पर बात हो रही है, अलग अलग फैक्टर्स पर बात हो रही है। पूरी ताकत झोंकी इन दोनों ही विधानसभा चुनावों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन रहा बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन रहा। तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 20 तारीख को मतदान और 23 तारीख को मतगणना। आप, जनता हमारी स्मार्ट है, जनता भी सब समझ रही है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजों को समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत मजबूत पैनल, जी हां, अगर मैं कह रहा हूं मजबूत तो वाकई मजबूत। जल्दी से आपको उनका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राज बिहारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि अपनी राय रखते हैं, बहुत खुलकर राय रखते हैं। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तो राज बिहारी जी और ओम प्रकाश तिवारी जी, आप दोनों को ही रोहित पोखरियाल का नमन, नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं शुरुआत राज बिहारी जी आप ही से कर रहा हूं। राज बिहारी जी, सिलसिलेवार तरीके से आप बात रखेंगे ही, मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले अगर बात महाराष्ट्र की जाए, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेंड्स में जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं, आपने भी कई बार ऑफ कैमरा जब मुस्लिम मुलाकात की तो बताया कि भैया यहां तो अब पॉलिटिकल लेबोरेटरी महाराष्ट्र में मानो शिफ्ट हो गई है, हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट होता है। इस बार के चुनावों में, 2024 के विधानसभा चुनावों में, ठीक लोकसभा चुनावों के बाद क्या कुछ ट्रेंड्स आप पा रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था जी। उसकी कुछ वजह है, सबके सामने वजह आई हैं। लोगों की नाराजगी, लोगों ने कहा कि
जो भारतीय जनता पार्टी का नया गठबंधन बना, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में हुआ। लेकिन अगर इसके विपरीत हम विधानसभा चुनाव में जाएं, तो जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो उद्धव शिवसेना को विरोध सेना पड़ रहा है। और ये बात उठाई भी बड़ी जोर शोर से जा रही है। अगर हम शहरों की बात करें कि संभाजी नगर का मामला हो या दूसरे शहरों के नाम बदलने का मामला हो, तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने तो मेरे ख्याल से अपनी हर रैली में ये बात उठाई कि असली शिवसेना कौन है, असली शिवसेना तो हमारे साथ है जी। दूसरा यह है कि जिस तरह से शरद पवार अपनी आखिरी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं, और एक जो परिवार के लोग भी आमने सामने चुनाव में हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, ये गलती अब शरद पवार कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव सबसे बड़ी बात है, ये बताएगा कि अब महाराष्ट्र में किसकी राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मान के चल रहे हैं कि इस बार हिंदुत्व के नाम, हिंदुत्व की लड़ाई क्योंकि तेज हो गई है, कांग्रेस ने भी तेज की है। कांग्रेस ने जिस तरह से खुल्ला मुसलमानों मतदाताओं का साथ दिया है और कई ऐसी बातें की हैं, तो जिससे हिंदू वर्ग में भी एक नाराजगी पैदा हुई है। और देखिए, ये तो चुनाव में देखने को पड़ेगी, क्योंकि हमने हरियाणा का चुनाव देखा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजें एकदम से पलट सी गई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत क्लियर है कि भैया इस बार तो कांग्रेस ही आ रही है, सारे एग्जिट पोल धड़ाम हो गए। और राज बिहारी जी, आप और ओम प्रकाश तिवारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हो, तो वैसे ही तमाम चीजें आप जो कह देते हैं वो ग्राउंड से निकली हुई चीजें होती हैं। मैं वापस आ रहा हूँ राज बिहारी जी, आपने कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखे। एक बार मैं तिवारी जी का भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं। ओम प्रकाश तिवारी जी, आप कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को? अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र करें, क्योंकि झारखंड में फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, 65% से ऊपर वोटिंग प्रतिशत आया है फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में भी अब जो सीटें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन चुनावों को कैसे देख रहे हैं? और जो लाइन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खींची, जो योगी आदित्यनाथ ने निकाला था उत्तर प्रदेश में, बटेंगे तो कटेंगे, क्या पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का इसी के इर्द गिर्द बुना गया? अगर आप प्रधानमंत्री के भाषणों से अंदाज लगाएं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक नारा रहा है। प्रधानमंत्री की बात हो या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस, ये सभी लोग जब अपना भाषण देते हैं, जो कि राज्य के, यहाँ पर राज्य के नेताओं की ही बात हो रही है, तो ये 60-70% भाषण का हिस्सा वो जो काम उन्होंने किया है, जैसे अटल सेतु बना हो या जो समुद्र के किनारे रोड बनाया है अभी इन्होंने, ये हो, या बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम हो रहे हैं, ये लोग उस पर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम मीडिया के लोग उसको उठाते हैं जो हमारे काम का होता है। अगर आप वास्तव में प्रधानमंत्री की भाषण देखिए तो 60-70% तो डेवलपमेंट को फोकस करते ही हैं। अब रही बात यह कि बटेंगे तो कटेंगे, ये चूंकि बिकने वाली लाइन, इसलिए हम इसको उठाते हैं, और ये घूम फिर करके पूरा ध्रुवीकरण इस पर आ गया है। अच्छा, क्यों आ गया है रोहित जी? आप, योगी जी तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नरेंद्र मोदी तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। इनमें से कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमको वोट दीजिए, नहीं तो आप कटेंगे, ये किसी ने नहीं कहा है। दूसरी तरफ तो बाकायदे खुल के कहा जा रहा है। हम खुद बहुत सी जगहों पर गए और एज ए जर्नलिस्ट जब लोगों से हमने बात की, तो लोगों की तरफ से कहा गया कि हमने खुल करके लोकसभा चुनाव में उस उम्मीदवार को वोट दिया जो फलां को हरा सके। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का यहाँ, ठीक, लेकिन कहा गया, और यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में भी हम वही करने जा रहे हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर गठबंधन को हरा सके, उसके उम्मीदवार को हरा सके, हम उसी को वोट देंगे।
तो ये जो, जब कभी भी ध्यान में रखिए कि ध्रुवीकरण एक तरफा नहीं होता है और किसी के कहने से भी नहीं होता है। ये लोगों को खुद पता चल जाता है कि हमारे सामने वाला कहां जा रहा है और हमको कहां जाना चाहिए, तो वो अपने आप असर होता है। और हमको यानी ओम लगता है प्रकाश कि तिवारी जी, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र जोन में की भी ठीक है, जो अच्छे अच्छे स्लोगन्स होते हैं, नारे होते हैं, वो बोलने में, सुनने में जनता भी उसको एंटरटेन करती है। ऐसा नहीं है, जनता भी एंटरटेन करती है। योगी जी पहुंच जाएं, योगी जी कहते कटेंगे तो बटेंगे, इतनी तालियां बजती हैं। वो तमाम रैलीज भी मैंने कवर की। मैं वापस आ जाऊंगा सर, एक छोटा सा रिएक्शन और राज बिहारी जी से मैं ले लेता हूं, फिर मेरे सहयोगी अनुज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में है, 9 सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर भी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार है। अनुज तुरंत आ रहा हूं, एक 60 सेकंड का रिएक्शन ले रहा हूं मैं राज बिहारी जी से। राज बिहारी जी, लोकसभा, इससे पहले भी हमने कई, जैसे दिल्ली के चुनाव थे इससे पहले वाले, तो हम देखते थे कि भैया विधानसभा में तो हम इसको दे देंगे, फ्री बिजली मिल जाएगी, फ्री पानी मिल जाएगी, लेकिन लोकसभा में हमें चाहिए मोदी जी। ये तमाम चीजें थी। क्या इस बार मोदी फैक्टर, जो हम 2014 से लेकर, आपने तो कितने हजार बार उन चीजों को रिपीट किया होगा, वो फैक्टर, वो मैजिक, वो लहर है क्या? देखिए, पहले तो लहर चुनाव में नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ। ये जरूर है कि जो माहौल लोकसभा चुनाव के दौरान बना था, उसकी परछाई विधानसभा चुनाव में देखी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता रहा, मुद्दे बहुत बड़े पैमाने पे फिर लोगों में दल बदल हुआ, तो उसके बाद में हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पहले ये मान के चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं आएगी, बल्कि अब लड़ाई में है। जैसा ओम प्रकाश जी कह रहे थे, ओम प्रकाश जी महाराष्ट्र के बहुत जाने माने पत्रकार हैं। जी जी जी। मैं उनकी खबरें भी अखबार में पढ़ता रहता हूँ, अच्छा विश्लेषण करते हैं। और बहुत सही बात रखी है कि, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात जरूर है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है और महाराष्ट्र में बड़ी तेजी पर है। उनका ये भी कहना बहुत सही है कि गठबंधन कौन किसको हराएगा ये भी लगभग तय सा है। लेकिन अगर यूपी के नतीजे देखें कि यूपी में एक वर्ग का ध्रुवीकरण हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ नहीं थी कि अगर मुस्लिम मतदाता एकजुट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मतदाता एकजुट नहीं हुए। और वो मुझे लगता है कुछ राज्य प्रशासन की कमियां हों या राज्य सरकार की कमियां हों, उसकी खामियाजा उसका भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा। और इसी तरह महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि असली लड़ाई ये भी है कि असली कौन है, ये असली कौन है, नकली कौन है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अनुज, जिन सीटों पर लगातार मतदान होना है, अभी उत्तर प्रदेश उन सीट्स में से था लोकसभा चुनावों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और कहते हैं कि अगर दिल टूटे तो फिर उसकी तो आवाज भी नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में सीटें हारने के बाद अलग अलग जगहों पर मंथन किया, चिंतन किया, तमाम चीजें सामने आई। तो क्या वो रणनीति का बदलाव इन उपचुनावों की सीट्स पर भी नजर आ रहा है प्रचार प्रसार के दौरान, जो कि अब थम चुका है? और बिल्कुल रोहित जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद जो रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को भेजी गई थी, जो कि उनके जो कोर कमेटी को भेजी गई थी, उस रिपोर्ट में कई सारी चीज खामियां पाई गई थी। आखिर लोकसभा चुनाव में भूल कहां हुई और कौन से पैराशूट कैंडिडेट को टिकट दिया। पर अब इस से छोड़ के जो बाई इलेक्शन होने, यानी इस पर अब पूरी कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। और यही कारण है कि आप इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट यह कि छोटा चुनाव पर प्रतिष्ठा जो है बड़े राजनेताओं की साख पर है। और ये कारण है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही, बल्कि सहयोगी के तौर पर केवल आरएलडी को तब दिया जब हाल ही में आरएलडी ने उनके साथ अपना तब ज्वाइन कर लिया, तो आरएलडी को सीट दी, बाकी किसी को सीट नहीं दी, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। तो यानी कि पूरी की जिम्मेदारी इस बात खुद योगी आदित्यनाथ अपने कमान में ली, और उसको लेकर तमाम तरह के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। केशव से लेकर ब्रजेश से लेकर भूपेंद्र चौधरी। उसी के अगर वर्सेस देखें तो समाजवादी पार्टी ने भी कोई भी सीटों पर समझौता नहीं किया। तमाम तरह की कसाकसी चली कि कांग्रेस के साथ कुछ समझौता हो जाए, पर कांग्रेस को भी सीट ना देकर पूरे के 9 सीटों पर अपने मतलब कैंडिडेट उतार रहे हैं। और दोनों तरफ अगर देखा जाए तो नारों का बहुत बड़ा खेल होता है रोहित, और इस बात को आप जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे नारों के साथ। और पूरी जो चुनावी कैंपेन रही है, पोस्टर वॉर रहे, बैनर पोस्टर रहे, सब नारों से गड़े गए। और इतिहास में गवाह रहा है कि नारे बड़ा खेल करते हैं, नारे बड़ा खेल इस तरह करते हैं। अगर पहले के दशकों की बात की जाए तो गरीबी हटाओ जैसे नारे थे, मिल बैठे मुलायम काशीनार के नारे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में देखे तो मोदी के नारे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है सबका साथ सबका विकास। तो नारों का बड़ा खेल होता है। उस नारे को सारे लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जगह बनती है, और यही नारे
जो योगी आदित्यनाथ ने अभी जो गढ़े हैं वो जन जन लोगों तक पहुंच चुके हैं, बुजुर्गों तक। लोग चौपाले कर रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं और बटेंगे कटेंगे जैसे लैंग्वेज आमतौर पे लोग एक दूसरे को भी कह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का एक स्टाइल है, योगी आदित्यनाथ कुछ कह दे तो वो अपने आप में एक स्लैंग बन जाता है। मृगांक भाकर भी मेरे साथ है। मृगांक जी, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, झारखंड में घूम रहे हैं, आदिवासी समुदाय से आपकी मुलाकात है, थोड़े एलीट क्लास से भी आप मुलाकात कर रहे होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे व्यवसायियों से आप मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने अभी ये पूछा भी था कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े ब्रांड फेस वैल्यू लेकर आते थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन क्या वो अभी भी लहर, जो वर्ड एक्सक्लूसिव इस्तेमाल किया जाता था, मोदी लहर, मोदी मैजिक, अभी बरकरार है कि नहीं है? क्योंकि रैलीज में भीड़ तो पहुंच रही है, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करने की नीति रणनीति अलग होती है। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि मोदी का मैजिक है या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अभी चुनाव में कहीं है ही नहीं। प्रधानमंत्री तो विदेश में है और चुनाव का आखिरी चरण आज समाप्त भी हो गया। लेकिन साफ तौर पे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि उनका प्रभाव, चाहे वो झारखंड का बहुत इंटीरियर इलाका हो, चाहे जो है नक्सल प्रभावित इलाके हों, चाहे महाराष्ट्र के इलाके हों, प्रधानमंत्री का नाम हर कोई बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका मैजिक अब भी बरकरार है। वो अलग बात है कि कभी चुनाव में सीटें ज्यादा आई, कभी कम आई, लेकिन उनका मैजिक, वोट शेयर जो है वो सीटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये एक अलग सवाल है। क्योंकि झारखंड में तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि कभी भी कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई कि जो अपने दम पे जिसने अकेले सरकार बनाई हो, या तो कोalition में सरकारें बनी है। चाहे 2014 का चुनाव देख लें आप, 2019 का चुनाव देख लें और 2024 का चुनाव देख लें। और 2024 में तो साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से कोalition है। जेएमएम का कांग्रेस के साथ कोalition है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का आजसू के साथ जो है कोalition है। तो साफ तौर में कोaliशंस में चुनाव यहाँ पे हो रहा है। और इसमें एक पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी थी, इसका नाम था जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, और उसके नेता बाबूलाल मरांडी अब जो है बीजेपी में चले गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चार जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ चुनाव लड़ रही है। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि शायद हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां इसलिए भेजा गया ताकि उनको मैनेज किया जा सकता है। और अगर मैं मधु कोड़ा का भी नाम ले लूं तो शायद 5 मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो चुनावी मैदान में हैं। तो शायद हेमंत बिस्वा शर्मा ने आधा समय तो इन सबको मैनेज करने में लगा दिया। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव जो दूसरे चरण का चुनाव है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा मृगांक, 5 चीफ मिनिस्टर्स का नाम आप गिनवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बिना चीफ मिनिस्टर फेस के हम चुनावी रण में उतरेंगे। कई जगहों पर ये फैक्टर काम करा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं, कई जगह काम भी किया है। लेकिन इस बार जो है सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर होगी कि वो किसके साथ जाए, वो रघुवर दास के साथ जाए, वो चंपई सोरेन के साथ जाए, चाहे वो बाबूलाल मरांडी के साथ जाए। लेकिन अभी इन चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाबूलाल मरांडी का नाम जो है तेजी से आगे आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो बाबूलाल मरांडी को जो है ताज पहनाया जाए। लेकिन एक बात मुझे साफ तौर पर यहां और चीज दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि अगर 2014 का मैं आंकड़ा देखूं और 2019 का आंकड़ा देखूं तो झारखंड विकास मोर्चा के पास एक अपने कंसोलिडेट वोट था 8 से 10% का। लेकिन 2019 में वो वोट शेयर घट के जो है लगभग 5% हो जाता है। इन चुनाव में जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और जो लोगों से बातचीत की है, तो उसमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि वो जेवीएम का जो वोट शेयर है वो जो है ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखाई देता गठबंधन को। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि 2014 हो चाहे 2019 हो, बीजेपी का वोट शेयर हमेशा चुनाव में ज्यादा रहा। 2014 में ज्यादा रहा और उसमें, और कांग्रेस में ज्यादा रहा और उसमें वो सीटों में तब्दील हो गया। 2019 में उसका वोट शेयर ज्यादा था जेएमएम और कांग्रेस से मिला के, लेकिन उसके बावजूद वो सीट शेयर में तब्दील नहीं हो पाया। तो इस बार कहीं ऐसी कहानी बनने जा रही है जो दिखाई दे रही है। सही बात है, यानी आपने होल एंड सोल बता दिया मृगांक जी ने कि भैया इंग्रेडिएंट सारे आ चुके हैं, अब ये पुलाव बनने वाला है शानदार सा, या खिचड़ी बनेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे साथ ओम प्रकाश तिवारी जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वैसे तो देश की राजनीति पर नजर रखते हैं लेकिन महाराष्ट्र उनका फेवरेट है ऐसा मुझे लगता है। तिवारी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, असली नकली, जिस टाइम ये पूरा घटनाक्रम रहा, मैं खुद 1 महीने तक मुंबई महाराष्ट्र की गलियों में घूमता रहा जब एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बने। असली कौन है, नकली कौन है, गद्दार? अभी आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा कि एकनाथ शिंदे जी जा रहे थे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से किसी ने गद्दार कह दिया, गाड़ी रोकी, अंदर चले गए। ये फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पर क्या? असली नकली, गद्दार कौन वफादार? अभी आपसे हमारी बातचीत होने के कुछ घंटे पहले जी सर, राज ठाकरे की एक रैली हुई। हाँ,
और उसमें उन्होंने अपनी तरीके से, उनका तरीका है अपने तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि, और इशारा किया उन्होंने कि पार्टी को खत्म करने वाला असली गद्दार वो घर में बैठा हो। ओहो। यानी उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे को ही गद्दार बता दिया। जी जी जी। तो ये जब से शिवसेना टूटी तब से कुछ जुमले। अच्छा, एक चीज और है रोहित जी। जी सर। इस चुनाव में एक दो नारे नहीं, बहुत सारे नारे दोनों तरफ से उछाले जा रहे हैं। उसमें गद्दार हो गया, खोखा हो गया। आपने सुना है उत्तर भारत में खोखा शब्द नहीं प्रचलित होता है। खोखा 1 करोड़ को कहते हैं। 1 करोड़। महाराष्ट्र में 1 करोड़ को खोखा कहते हैं। जी जी जी। तो वो एक आ गया कि 50 खोखे एकदम ओके, जब वो पार्टी टूटी थी उस समय। हाँ। तो ये इस तरह के नारे खूब चले हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव ने यह भी बता दिया कि जब महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सीधी फाइट हुई शिंदे और उद्धव के बीच जी, तो वहां 7 सीटें शिंदे ने जीती और 6 जीती उद्धव ने। तो ये इससे फैसला। अच्छा, उसमें भी अगर उद्धव के पास कांग्रेस का वो मुस्लिम वोट जो उसका कांग्रेस का ही रहा है, प्रतिबद्ध वोट रहा है जी, वो अगर ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो शायद ये आंकड़ा और बुरा होता उनका। ठीक है। तो ये इन तमाम चीजों पर लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि मसला होता रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।